अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। एक बड़ा ज़बरदस्त वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास और उसका नाम है बैंकिंग कंपनी। सही है। अब अगर इस वर्ड को देखें प्यारे बच्चों, तो इस कंपनी के वर्ड की वजह से कंपनीज एक्ट 2017 भी अप्लाई हो जाएगा और हमारे पास इस बैंकिंग वर्ड की वजह से हमारे पास बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ कानून है जो कि बैंकिंग कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है। हम एक काम ये करते हैं कि हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है, सही है, हमें कंपनी का आइडिया है। उस कंपनीज एक्ट के स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद बैंकिंग ऑर्डिनेंस का थोड़ा सा तड़का लगाते हैं ताकि हमारा ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस वाली चीज़ थोड़ी सी कंप्लीट हो जाए। देखिए यार, बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों, इसको समझने की कोशिश करिएगा। आप एज्यूम करें आप एक कंपनी है, आप छोड़ दें कि आप बैंकिंग कंपनी है, आप एक कंपनी है। सही है। अगर आप एक कंपनी है तो यार आपका कोई ना कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। सही है। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई ना कोई चेयरमैन होगा, फिर उसके बाद उसका कोई ना कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, प्रेसिडेंट होगा जो कि मैनेज कर रहा होगा ऑपरेशंस को। ठीक है। और फिर ये जो कंपनी है इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से इसका कोई ना कोई प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा। इन सारी चीज़ों को अगर आप गौर से देखें, इसके अंदर अगर मैं बैंकिंग ऑर्डिनेंस को थोड़ा बहुत इंक्लूड करना स्टार्ट करूं, तो हमें बड़ी आसानी हो जाएगी और जो इतना बड़ा बैंकिंग ऑर्डिनेंस है उसको हम बड़े आराम से समेट सकते हैं। देखें, कंपनीज एक्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी, कंपनीज एक्ट ही बताएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पब्लिक सेक्टर रूल्स रेलिवेंट जो होंगे वो अप्लाई होंगे। सीईओ, उनकी रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाएगी। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, मेमोरेंडम, नेम, सब कुछ उसका अप्लाई हो रहा होगा। इन एडिशन टू दैट बैंकिंग ऑर्डिनेंस भी अप्लाई हो जाएगा। कैसे अप्लाई होगा प्यारे बच्चों, मेरी बात सुने। देखें, आपसे बैंकिंग ऑर्डिनेंस कहता क्या है? बैंकिंग ऑर्डिनेंस कहता है ये जो कंपनी है ना, इसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगा? इसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा कि ये डिपॉजिट इकट्ठा कर रही होगी, ये जनरल पब्लिक से डिपॉजिट इकट्ठा कर रही होगी और ये इसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा कि ये इसको किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रही होगी या किसी किस्म के इसने एडवांसेस दिए हुए होंगे। ये बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है। अच्छा, अब अगर इस कंपनी को अगर आप देखें तो अगर ये डिपॉजिट है इसके पास, तो एक और चीज़ ये समझ आती है कि क्या ये कंपनी बगैर कैपिटल के बनी होगी? नहीं सर, इस कंपनी को बनाने के लिए कोई ना कोई कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होगी, बच्चों बस अब यहाँ पे चीज़ें आप समझने की कोशिश करें। ठीक है। देखें, अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो कैपिटल से रिलेटेड हमारी बहुत सी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑथराइज कैपिटल, आपका पेड अप कैपिटल एक्सीड करना चाहिए 1/2 ऑफ योर ऑथराइज कैपिटल। ये फॉरेन से पहले एक रिक्वायरमेंट आयद हो गई हमारे ऊपर। सही है। उसके बाद उसने कहा कि अगर कोई अनपेड कैपिटल है तो उसके ऊपर आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने आपको एक और रिक्वायरमेंट बता दी। फिर उसने कहा कि ये जो पेड अप कैपिटल है, किसी भी बंदे के पास 5% या 5% से ज़्यादा शेयर्स नहीं होने चाहिए। एक्सेप्शन ये है कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल ले ले और इसके अलावा उसका फिट एंड प्रॉपर, मतलब जब अप्रूवल लेने जाएगा तो वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया ही होगा। अब आप सोचें ना, क्या लॉ आपको मना करता है कि कंपनीज एक्ट आपको मना करता है कि 5% नहीं है? बट ये बैंकिंग इंडस्ट्री है प्यारे बच्चे, बैंकिंग सेक्टर है, तो इसलिए यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स को आयद किया गया। ठीक है। अच्छा, कंपनीज एक्ट कहता है कि जी आप पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। सुनिएगा मेरी बात को, तो इसका मतलब है कंपनीज एक्ट को कोई कानून बनाने की कंपनीज एक्ट ने एक कानून बना दिया कि पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। सही है। आप अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में हो तो आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो, इसके अलावा आप पब्लिक से पैसा डिपॉजिट, जब पब्लिक से पैसा ले ही नहीं सकता मैं, तो मैं क्या प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव कंट्रोल्स बनाऊं? क्या मैं मजीद कंपनीज एक्ट में आपको कोई कानून दिखेगा ही नहीं प्यारे बच्चों। बैंकिंग ऑर्डिनेंस में आप लोन ले सकते हो, आप डिपॉजिट ले सकते हो पब्लिक से। जब आप डिपॉजिट ले सकते हो पब्लिक से, तो ये जो डिपॉजिट पब्लिक ने जमा करवाया हुआ है आपके पास, इसको सेफ, रेगुलेटर का तो काम ही है कि इन्वेस्टर को सेव करे, डिपॉजिटर्स को सेव करे, कस्टमर्स को सेव करे, इंडिविजुअल को सेव करे। यहाँ डिपॉजिटर आपका क्या रोल प्ले करेगा, मतलब क्या रोल प्ले करेगा प्यारे बच्चों? उसने कहा कि तुमने डिपॉजिट, तुम्हें पब्लिक से पैसा चाहिए? हाँ जी चाहिए। चलो बेटा आ जाओ, अपना पैसा भी लगाओ। कितना पैसा लगाओ? मिनिमम पेड अप कैपिटल। सही है। मिनिमम पेड अप कैपिटल 10 अरब रुपए तो आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके पब्लिक से पैसा मांगोगे, अदरवाइज पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते। 10 अरब रुपए लगाओ प्लस 10 अरब लेके मैं 100 अरब रुपए ले लूं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते सर? अगर आपने 10 अरब रुपए लेके 100 अरब रुपए लिए
तो इसका मतलब है 100 अरब आपने कहीं इन्वेस्ट भी किए होंगे। जब आपने इन्वेस्ट किए होंगे तो उसके ऊपर एक रिस्क भी होगा, तो वो जो रिस्क वेटेड एसेट्स आपके निकलेंगे कि ये एसेट्स वो है जिस पर रिस्क है, जिस पर रिस्क है, सही है। टी बिल्स और पीआईबी पर रिस्क नहीं है तो उसकी जीरो वेटेज होती है, सही है। जो एसेट्स आपके पास बच गए जिसके ऊपर रिस्क है, तो क्या आपका कैपिटल इतना सफिशिएंट है कि वो इस रिस्क को कैटर कर सकता है? तो उसने कहा बेटा एक और रिक्वायरमेंट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि 8% की होती है, सही है। आपके कैपिटल के ऊपर मैं एक और रिक्वायरमेंट लेके आता हूँ। ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने आपको बताना स्टार्ट कर दिया, तो ये हमारे पास चीज़ें आ गई। अच्छा, फिर हमने कहा कि चलो सही है यार, ये यहाँ तक तो काम ठीक चल रहा है, लेकिन यार ये जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये जो एडवांसेस कर रहा हूँ, ये पब्लिक का पैसा है यार। पब्लिक जब चाहे मुझसे पैसा मांग सकती है वापस, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ, इस कंपनी के ऊपर ये जो बैंकिंग कंपनी है, इनके ऊपर मजीद कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ, सही है। क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ? देखिए ना, मेरे पास पब्लिक का पैसा आ गया डिपॉजिट, मैंने सारा का सारा पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने सारे के सारे एडवांसेस दे दिए। आप समझने की कोशिश करें, इन्वेस्टमेंट मैंने कहाँ करी? शेयर्स में करी, और मैंने क्या कर दिया? एडवांस। तो मुझे बता कि मैंने 5 साल के लिए मैंने लोन दिया हुआ है, और आज मेरे पास एक कस्टमर आके खड़ा हो जाएगा, यार मेरे पैसे वापस करो, मेरे डिपॉजिट मैंने रखवाया हुआ है, एटीएम में कह रहा है कि पैसे नहीं है, ये पॉसिबल होगा? तो लॉ ने यहाँ पे आपके लिए रिक्वायरमेंट कर दी कि बेटा आप एक काम ये करें, सबसे पहली चीज़ तो ये करें, बेटा कि कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, सही है। इतना % कैश तो आपके पास होना चाहिए, वो स्टेट बैंक के पास होगा या फिर स्टेट बैंक के एजेंट के पास होगा या कैश में होगा, इतना कैश तो हर हाल में आपके पास होना चाहिए। और प्लस ये जो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना इतने मजे से, बेटा इसमें से एटलीस्ट इतनी इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि आपकी लिक्विड एसेट्स हो, ताकि कल को कस्टमर आए तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है और शेयर्स अभी घिरी हुई है तो मैं तो बेच नहीं सकता, तो मैं आपको पैसे वापस नहीं कर रहा। बेटा इतने पैसे तो आपको लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, फिर एक और मसला आता है। फिर मैं कहता हूँ अच्छा एट द एंड हूँ तो कंपनी ना प्रॉफिट ही कमाऊंगा। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ये है कि डिपॉजिट लूंगा 10% पे, आगे इन्वेस्टमेंट करूंगा 13% पे, 3% मार्जिन, तो इसका मतलब है लाजमी मेरे पास कोई ना कोई प्रॉफिट आएगा। जब प्रॉफिट आएगा तो मुझे क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा। इस डिविडेंड के ऊपर भी उसने एक रिस्ट्रिक्शन आयद कर दी है, उसने एक रिस्ट्रिक्शन आयद कर दी है, और इनडायरेक्टली उसने डिविडेंड को रोकने के लिए एक और कहा कि प्यारे बच्चों चलो आ जाओ, एक और रिक्वायरमेंट मेंटेन करो, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। बेटा ये रिक्वायरमेंट मेंटेन करनी है ताकि आप सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना कर दो, कल को खुदा ना खास्ता कुछ मसला हो जाए। तो इतनी चीज़ें सर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी जो है ये पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर रही है बच्चों, कंपनी नहीं कर रही। कंपनी के अंदर जो लोग बैठे हुए, कौन लोग बैठा हुआ है प्यारे बच्चों? कौन लोग बैठा हुआ है? चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा हुआ है, सीईओ बैठा हुआ है, सही है। उसके अलावा कितने एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं प्यारे बच्चों? इनके ऊपर भी बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने बहुत सी कंडीशन इंपोज कर दी जो कि आपके कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने भी नहीं करी, कंपनीज एक्ट ने भी नहीं करी, पब्लिक सेक्टर रूल्स ने भी नहीं करी, कि भाई ये लोग इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, सही है। और अगर किसी डायरेक्टर ने बैंकिंग कंपनी को पैसे 30 दिन के अंदर नहीं दिए, सही है, 30 दिन में नहीं दिए, उसने नोटिस दे दिया और 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर सका, वो इमीडिएट बेसिस पे क्या कहते हैं, इमीडिएट बेसिस पे सीज टू विकेट ऑफिस, सही है, सीज टू विकेट ऑफिस हो जाएगा। इसी तरीके से जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे वो किसी भी किस्म के बोनस वगैरह या फिर बोनस या कमीशन वगैरह के बेसिस पे काम नहीं कर रहे होंगे, तो इन लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी। और रेगुलेटर इतना भारी आया, उसने कहा कि बेटा मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्रेश इलेक्शन की भी कॉल दे सकता हूँ, मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान अपना एक बंदा भी तुम्हारे बोर्ड पे बिठा सकता हूँ। भाई कैसी बातें कर रहे हैं यार, ये तो कौन सा आपका आईनी हक है यार? ये तो मैं नहीं बेटा, आपका पैसा नहीं है, आप समझ रहे हो, पब्लिक का पैसा है। मैं पब्लिक की तरफ से एक नुमाइंदगी कर रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि बैंक में क्या चल रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यहाँ तक हरकत कर सकता है। तो इस पूरे माशरे को समझने की कोशिश करिएगा, अल्टीमेट पर्पस को समझने की कोशिश करिएगा कि आप पब्लिक से डिपॉजिट लेने जा रहे हो, लॉ आपको इतने आराम से नहीं छोड़ेगा। तो सर कंपनीज एक्ट में कवर्ड क्यों नहीं था बच्चों? कंपनीज एक्ट में कवर्ड इसलिए नहीं था बिकॉज कंपनीज एक्ट आपको मना करता था कि आप डिपॉजिट नहीं ले सकते, सही है। वो तो आपको पहले दिन ही मना कर रहा था कि आप पब्लिक से डिपॉजिट इकट्ठा नहीं कर सकते। हाँ, आप शेयर्स की सूरत में करो, आप शेयर्स इशू करो, आप डिबेंचर इशू करो, आप सुकूक इशू करो, यूं आप पैसे ले लो। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी दुकान के बाहर लिख दिया, आप साबुन बेचते हो और आपने अपनी दुकान के बाहर लिख दिया कि भाई यहाँ पे मैं आपका पैसा डिपॉजिट आप मेरे पास रखवा सकते हैं, मैं इसका ध्यान रख सकता हूँ, इस पर आपको 2% 3% दे सकता हूँ। ये वाली हरकत आप नहीं कर सकते। हमारा जो वीकली टारगेट चल रहा था उसमें हमारे पास बैंकिंग ऑर्डिनेंस के एक बड़ा ही अच्छे और कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर थे, ठीक है।
आज की क्लास हम कोशिश ये करेंगे कि उसको मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को कंसाइज वे में देखेंगे और मज़ीद जो बच्चों की क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग स्टेचुरी रिक्वायरमेंट और कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, उसको थोड़ा सा और अच्छा देख लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस पूरे बैंकिंग ऑर्डिनेंस को समेटने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे लॉजिक के ऊपर काम करेंगे। देखें यार, पहला हम एक काम करते हैं, क्विकली इसके ऊपर हम स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग ऑर्डिनेंस को अगर हम देखें, हमारे पास एक कानून है, इसका नाम है बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962। एक तरफ बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 आपसे कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट सेव एज हियरआफ्टर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन डिरोगेशन ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 एंड एनी अदर लॉ। कहता है कि जी ये इन एडिशन है और किसी तरीके से भी कंपनीज एक्ट को ये सेट असाइड नहीं करता। तो सर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि कंपनीज एक्ट और इसमें क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो यहाँ पे जो आपके पास सेक्शन 505 है वो आपसे कहता है The provision of this act shall apply to the banking companies except in so far as the said provisions are inconsistent with the provision of the Banking Ordinance 1962। अगर बैंकिंग ऑर्डिनेंस 62 से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 ही प्रिवेल करेगा। कंपनीज एक्ट ने आपके आगे हार मान ली है। और फिर बैंकिंग ऑर्डिनेंस भी खुद आपसे कहता है इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन कंपनीज एक्ट एंड द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस शैल प्रिवेल। तो ये चीज़ मैंने पहली क्लास से क्लियर कर दी है कि भाई माई बाप जो होगा वो बैंकिंग ऑर्डिनेंस होगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास एक डेफिनेशन है अप्रूव सिक्योरिटीज़ की। इस अप्रूव सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में अगर आप जाएंगे तो वो आपको कहता है कि जी ट्रस्ट एक्ट में जाके देख लो। जब आप ट्रस्ट एक्ट में जाके देखेंगे तो पाकिस्तान रेलवे और ब्रिटिश रेलवेज और जर्मन रेलवेज, मतलब एक तरीके से वो कहना ये चाह रहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है ना उसकी बात कर रहा है। सही है। अच्छा, अप्रूव सिक्योरिटीज़ को अगर आप देखें तो बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, वो उसने बता दिया जो कि हम थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। ये हैंड आउट से वो सिर्फ मैंने लिंकिंग के लिए दिया है। आप चाहे तो ये जो ट्रस्ट एक्ट की बातें की गई हैं या फिर जो उसने ट्रस्ट एक्ट के एक्सट्रैक्ट्स वाली बातें की, अगर आप उसको ना भी पढ़ें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बिकॉज अलग से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सर्कुलर आ चुका है जिसके अंदर वो बताता है, मतलब आज की तारीख में ब्रिटिश रेलवेज वगैरह ये सारी सिक्योरिटीज तो मौजूद नहीं है ना, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे पास है बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग कंपनी के अंदर दो वर्ड्स हैं, एक बैंकिंग कंपनी इटसेल्फ एक वर्ड है और एक बैंकिंग का वर्ड है। बैंकिंग क्या है? बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग for the purpose of lending or investment of deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft order otherwise। तो इसका मतलब है कि मैं नेशनल बैंक की बात करूं आपसे तो नेशनल बैंक के पास वो पैसा आता है, कहाँ से आता है? पब्लिक से आता है। और पब्लिक से आता है तो वो डिपॉजिट की फॉर्म में आता है। डिपॉजिट या तो रीपेबल ऑन डिमांड होगा, लेट से मेरा करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट है तो मैं कहूँगा भाई मुझे आज 10 लाख रुपए निकाल लें, या मैंने टर्म डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स वगैरह में टाइम डिपॉजिट्स होंगे कि मैं कहूँगा यार पैसे रखो 6 महीने बाद लूँगा, साल बाद लूँगा, इतना इंटरेस्ट वगैरह मुझे दे देना। अच्छा, और इस पैसे को मैं करूँगा कि इस पैसे को मैं इन्वेस्ट करूँगा, ऑब्वियसली बात है, तो पब्लिक से पैसा लूँगा, इन्वेस्ट करूँगा। अगर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम देखें तो इसके अंदर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, एडवांसेस भी आ रही है, और ये दोनों चीज़ें कहाँ से की गई है? दोनों चीज़ें डिपॉजिट से की गई है। तो डिपॉजिट से पैसा इकट्ठा करा, इन्वेस्टमेंट करी, एडवांसेस करी, यही जो चीज़ें हैं यही बातें आपको डेफिनेशन के अंदर आपको कवर्ड मिलेंगी प्यारे बच्चों। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई। बैंकिंग कंपनी क्या है? बैंकिंग कंपनी मींस एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान। और बिजनेस ऑफ बैंकिंग क्या तो ऊपर पढ़ चुके हैं, सही है। डिपॉजिट लेता है, इन्वेस्टमेंट एडवांसेस करता है, एंड इंक्लूड्स देयर ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज फंक्शनिंग आउटसाइड पाकिस्तान ऑफ बैंकिंग कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान। बड़ी ही, इसको अगर आप गौर से देखें ना, बैंकिंग कंपनी मींस एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान एंड इंक्लूड्स देयर ब्रांचेस एंड सब्सिडीज फंक्शनिंग आउटसाइड पाकिस्तान। इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों, वो ब्रांच जो पाकिस्तान से बाहर है, लेट से नेशनल बैंक की अगर एक यूएस ब्रांच है, इसके ऊपर भी बैंकिंग ऑर्डिनेंस अप्लाई हो जाएगा। ये भी बैंकिंग कंपनी पाकिस्तान के कानून के हिसाब से कहलाएगी। सुनिएगा, लेकिन सर वो वाली कंपनी जो कि बाहर है, लेट से आईसीबीसी बाहर का बैंक और यहाँ पे आके बिजनेस कर रहा है, सर ये तो कहीं डेफिनेशन से कवर ही नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों। कवर हो रहा है ना, बैंकिंग कंपनी मींस एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग पाकिस्तान। तो अगर आईसीबीसी पब्लिक से डिपॉजिट इकट्ठा कर रहा है और उसको वो इन्वेस्ट कर रहा है और एडवांस कर रहा है तो इट मीन्स वो बैंकिंग डेफिनेशन में पूरा हो गया, तो वो बैंकिंग कंपनी में भी आ जाएगा। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, इसी तरीके से एनी कंपनी विच इज एंगेज्ड the manufacture of goods or carries on any trade and which accept the deposit of money from the public merely for the purpose of financing its business such as manufacturer trader shall not be deemed to transact the business of banking within the meaning of this clause। समझने की कोशिश करेगा प्यारे बच्चों। अच्छा, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान देखें अगर आप तो आपको अजरबैजान, बांग्लादेश, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, यहाँ सारी ब्रांचेस दिखेंगी, ये भी बैंकिंग कंपनी कहलाएगी बैंकिंग ऑर्डिनेंस के हिसाब से। अच्छा,
के इलेक्ट्रिक को अगर आप देखें, के इलेक्ट्रिक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो के इलेक्ट्रिक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आपको डिपॉजिट दिख जाएंगे। लॉन्ग टर्म डिमिनिशिंग मुशारका 21 अरब रुपए पब्लिक से इसने इकट्ठा करें के इलेक्ट्रिक ने, सही है। और जाहिर सी बात है पैसा इकट्ठा करेंगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी करी होगी, सही है, इन्वेस्टमेंट और एडवांसेस भी आ रहे होंगे। तो सर देखा जाए टेक्निकली स्पीकिंग तो ये भी बैंकिंग की बिजनेस की डेफिनेशन में पूरा उतर रहा है। यहाँ पे लॉ कह रहा है कि नहीं जी, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस कंपनी है और उसने पब्लिक से पैसा लिया है और अपने किसी बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट किया है तो उसको आप बैंकिंग कंपनी का पार्ट नहीं बनाएंगे, वो बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन का पार्ट नहीं बनेगा। शैल नॉट बी डीम्ड टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग विद इन द मीनिंग ऑफ दिस क्लॉज। अच्छा, उसको हम लिंक करते हैं सेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, जो कि आपसे कहता है प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, सही है। On and after the commencement of this act, no company shall invite, accept or renew deposit from the public, provided that nothing in this subsection shall apply to a banking company and such other company। मतलब अगर बैंकिंग कंपनी तो मैं तो पब्लिक से पैसा ले सकता हूँ, सही, डिपॉजिट करवा रहे होते हैं। अच्छा, for the purpose of this section, deposit means any deposit of money which includes the amounts borrowed by a company but shall not include a loan raised by the issue of debenture or loan obtained from a banking company or financial institution or in advance against the sale of goods। तो इसका मतलब है ऊपर के इलेक्ट्रिक ने जो हरकत करी थी, वो उसने डिपॉजिट इकट्ठा नहीं करा है, वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में उसको लेके ही नहीं आ रहा। वो ये कह रहा है कि जी वो जो आपने पैसा लिया है वो पब्लिक से आपने डिपॉजिट के तौर पे अगर आपने लिया है, लॉन्ग टर्म डिमिनिशिंग मुशारका के तौर पे लिया है तो ये एक्सेप्टेबल है। तो ये डिपॉजिट की डेफिनेशन में आ ही नहीं रहा, सही है। बट डस्ट शैल नॉट इंक्लूड अ लोन रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और अ लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी। तो ये डिपॉजिट के मद में आता ही नहीं है। तो बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें ये डिपॉजिट वाली कंडीशन यहाँ पे पूरी नहीं हो रही। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास दो किस्म की लायबिलिटीज होती हैं प्यारे बच्चों। एक लायबिलिटी हमारे पास होती है डिमांड लायबिलिटी, दूसरी लायबिलिटी हमारे पास होती है टाइम लायबिलिटी, सही है। डिमांड लायबिलिटी क्या, जो मेरे और आपके करंट अकाउंट होते हैं वो डिमांड लायबिलिटी थी, मैं और आप कभी भी बैंक के पास पैसा मांग सकते हैं। टाइम लायबिलिटी जब मैं बैंक के किसी सर्टिफिकेट्स में या टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो मेरे पास कहलाती है टाइम डिमांड। क्यों मुझे जरूरत है लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन के लिए, आगे जाके हम थोड़ा सा देखते हैं उसको। कुछ डेफिनेशन मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ताकि उसको हम रेलिवेंट सेक्शन में पढ़ लेंगे। फॉरेन बैंकिंग कंपनी भाई means a banking company not incorporated in Pakistan which has a branch or branch doing banking business, जो ऊपर ICBC वाले एग्जांपल दी थी, doing the banking business in Pakistan under a license issued by the State Bank of Pakistan। तो अगर एग्जांपल देखें ICBC के, तो ICBC को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस इशू करा था प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर आप डेफिनेशन देखें तो मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन वही है मोर और लेस जो आपकी चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन होती है। मैनेजिंग डायरेक्टर आपका नॉर्मली वही होता है, MD कह लें, प्रेसिडेंट कह लें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह लें। अच्छा, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हमें आइडिया है इसका। ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड मेमोरेंडम आर्टिकल, तो एक तरफ ऑर्डिनेंस ने आपकी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट को भी ऊपर नीचे कर दिया, उसने कहा जी मैं जीतूंगा, और उसने कहा कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर कोई मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बनाया हुआ है, ये ऑर्डिनेंस उसको भी ओवरराइड कर देगा। देखें, आर्टिकल मेंबर्स का अंदरूनी मामलात होता है, अंदरूनी मामलात के ऊपर भी एक रेगुलेटर आके बैठ गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसने कहा कि जी ये रहा बैंकिंग ऑर्डिनेंस, और इस बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत अगर कोई भी ऐसे आर्टिकल या मेमोरेंडम में कोई चीज़ लिखी हुई है जो मेरे बिजनेस के अगेंस्ट जा रही है, जो मेरे बैंकिंग ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट जा रही है, जी आपने वो आपका नल एंड वॉइड कहलाएगा। उस कानून, उसकी मेमोरेंडम की, उसके आर्टिकल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। Save as otherwise expressly provided in the ordinance, the provision of this ordinance shall have the effect notwithstanding anything to the contrary contained in the memorandum or article of a banking company or in any agreement executed by it or in any resolution passed by the banking company general meeting or by its board of director, with the same be registered, executed, passed as the case may be before or after the commencement of this ordinance and become void as the case may। तो जो कुछ आपने पास करा हुआ है उस वो void हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्या वॉइड होगा, सुनिएगा मेरी बात को। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग, समझने की कोशिश करिएगा। एक्सेप्ट एज ऑथराइज अंडर सेक्शन 7, नो बैंकिंग कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील इन द बाइंग और सेलिंग ऑफ बार्टरिंग गुड्स और एंगेज इन द ट्रेड और बाय सेल और बार्टर गुड्स फॉर अदर। सही है, मतलब आप जब बैंकिंग कंपनी है ना यार, तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये सुनिएगा मेरी बात को, अगर आप बैंकिंग कंपनी है तो आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता बैंक के पास इतना पैसा पड़ा है, बैंक कहता है जी आ जाओ जी, मैं आज बैठ के क्या कहते हैं साबुन में या पत्ती में या फिर इनकी सारी क्या कहते हैं माल वगैरह मंगाता हूँ और उनको यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ या इंपोर्ट करता हूँ, या फिर मैं एक दुकान और खोल लेता हूँ, मैं अपनी ब्रांच में ये वाली बिजनेस भी कर लेता हूँ, लोग बिल भरने आएंगे, मेरे ये प्रोडक्ट भी खरीद लेंगे। ये काम आप नहीं कर सकते, सुनिएगा। लेकिन ऐसी अगर कोई चीज़, लेकिन सर क्या ये लॉफुल बिजनेस है? सर लॉफुल बिजनेस है, तो इसका मतलब है अगर आपने अपने मेमोरेंडम में ये चीज़ लिखा हुआ है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है या जो मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो सेल ऑफ गुड्स भी है,
और आपने रेजोल्यूशन पास करवा लिया मेंबर से, प्यारे बच्चों क्या इसकी कोई कानूनी हैसियत है? इसकी कानूनी हैसियत नहीं, ये वॉइड हो जाएगा बिकॉज ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस के कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है, कॉन्ट्री में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जी बैंक्स कभी भी, ये बैंक्स को सिर्फ ये काम कर सकते हैं, और बैंक्स आप जो काम कर रहे हैं ना ये बाकी नहीं कर सकते, तो जो बाकी जो काम कर रहे हैं वो आप भी ना करें। अच्छा, एक एक्सेप्शन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्यारे बच्चों हम सबको पता है कि जी अगर यूनिलीवर ने बाहर माल इंपोर्ट करना है या बाहर माल एक्सपोर्ट करना है तो जाहिर सी बात है वो बैंक के पास जाएगा और एक बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह बनाएगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग बैंक के नाम पे सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे होंगे, जब यूनिलीवर पेमेंट कर देगा तो फिर बैंक उसको वो सारे कागजात वगैरह और सारे गुड्स वगैरह दे देगा। तो ये जो ट्रेडिंग है ये अलाउड है बिकॉज ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये काम बैंक ही कर सकता है, बैंक के अलावा कोई नहीं कर सकता। तभी अगर आप नेशनल बैंक के अकाउंट्स देखें तो आपको यहाँ पे बिल्स, डिस्काउंटेड एंड परचेज आ रहे होंगे, और ये अगर आप देखें तो ये 18 अरब रुपए के 2022 में परफॉर्मिंग है, नॉन परफॉर्मिंग 14 अरब है, तो कि 32 अरब रुपए का प्यारे बच्चों अमाउंट है। 32 अरब रुपए का माल ऐसा है जो कि बैंक ने मंगवाया है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज प्यारे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, नो बैंकिंग कंपनी shall employ or be managed by a managing agent। सही है ना, आपने ऐसे शख्स को एम्प्लॉय करना है और ना ही आपने किसी मैनेजिंग एजेंट का मतलब समझते हैं ना कि जी एक कंपनी को चला कोई और रहा है, सही, एक बैंक को चला कोई और रहा है, ठीक है। नहीं यार, बैंक को तो बोर्ड चलाएगा ना प्यारे बच्चों, एक बोर्ड होगा वो उसको चला रहा होगा, एक सीनियर मैनेजमेंट होगी वो चला रही होगी। ये थोड़ी कि बैंक आप बनाया किसी और ने, चला कोई और रहा है, मैनेजिंग एजेंट का राइट आपने किसी और को दे दिया। कंट्रोल बिल्कुल आप कभी भी इस बैंक के ऊपर ओवरसाइट नहीं कर सकेंगे। आप ये एज्यूम करें क्या हैस्कॉल बैंकिंग बिजनेस कर सकता है? सर हैस्कॉल बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकता, या कोई भी कंपनी है वो बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकती, ठीक है। ठीक है जी, बैंक किसी और ने बना लिया, मैं बैठ के उसको मैनेज कर रहा हूँ, तो यार ये कैसे पॉसिबल होगा? मतलब बात तो वही हो गई ना। तो यहाँ पे मना किया गया है कि नो बैंकिंग कंपनी, एक कंडीशन इंपोज कर दी गई है उसके ऊपर, शैल एम्प्लॉय और बी मैनेज्ड बाय अ मैनेजिंग एजेंट। मैनेजिंग एजेंट प्रैक्टिकली अप्लाई होता भी नहीं है, अगर आप उसको इनडायरेक्ट वे में देखें तो जितनी भी एएमसीज हैं ये म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सही है। तो अगर आपसे कहें जी म्यूचुअल फंड कौन चला रहा है, जी म्यूचुअल फंड एएमसी चला रही है जी, और एएमसी को कौन चला रहा है? एएमसी को अल्टीमेटली चला बोर्ड ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट देखें ये चीज बैंकिंग कंपनी में अप्लाई नहीं हो सकती। अच्छा, सेकंड कंडीशन, नो बैंकिंग कंपनी शैल एम्प्लॉय और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन, नो कंपनी शैल एम्प्लॉय और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन who is or at any time, ये इसी के कंटिन्यूशन में, who is or at any time has been educated insolvent or has suspended payment। मतलब shall employ और continue the employment of any person। एक ऐसा बंदा यार जो कि पब्लिक के पैसे खा के बैठा हुआ है या इंसॉल्वेंट है, वो उसको आपने बैंक में बिठा दिया जिसमें पब्लिक का पैसा आता है यार, पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट करवा के रखी होती है, तो ऐसे बंदे को आप बैंकिंग कंपनी एम्प्लॉय नहीं कर सकती प्यारे बच्चों। अच्छा, whose remuneration or a part of whose remuneration takes the form of a commission or a share in the profit of the company। और किसी ऐसे बंदे को भी एम्प्लॉय नहीं कर सकते जिसको आप ये कहेंगे जी ठीक है प्रॉफिट का इतना परसेंट आपको मिलेगा या इतना परसेंट आपको कमीशन मिलेगा। इसकी दो एक्सेप्शन है, अगर बोनस आपका इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है, मार्केट प्रैक्टिस है, बैंकिंग प्रैक्टिस है, नॉर्मली बहुत से सीईओज वगैरह को बोनस दिए जाते हैं तब एक्सेप्टेबल है। और वो एम्प्लॉयज जो कि आपके रेगुलर एम्प्लॉयज नहीं है, जो क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं, जो कैश कार्ड वाले होते हैं, जो एटीएम वाले होते हैं, या फिर जो बहुत सी डील्स वगैरह बैंक से बेच रहे होते हैं, वो जो रेगुलर स्टाफ नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, उनको आप इस किस्म का बोनस या फीस या कमीशन दे सकते हैं, ये अलाउड है। ये दो एक्सेप्शन इसकी। अच्छा, तीसरी चीज, शैल बी मैनेज बाय अ पर्सन, तो ऊपर कह रहे हैं ये लोग मैनेज नहीं करेंगे। शैल नो बैंकिंग कंपनी शैल एम्प्लॉय बी मैनेज बाय मैनेजिंग एजेंट, मैनेजिंग एजेंट मैनेज नहीं करेगा। किसी ऐसे शख्स को आपने एम्प्लॉय नहीं रखना जो कि पब्लिक के पैसे खा के बैठा हुआ है, इंसॉल्वेंट है, या वो कमीशन पे आया हुआ है, या बोनस वाला अरेंजमेंट, आपने ऐसा नहीं करना उसके साथ। और किसी ऐसे बंदे से मैनेज नहीं करवाना। एंड शैल बी मैनेज बाय एनी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द बैंकिंग कंपनी। तो एक ऐसा बंदा जिसका, एक ऐसा शख्स जिसको आप एक कंपनी मैनेज करवा रहे हैं, जो कि नॉर्मली प्रेसिडेंट या चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो ऑलरेडी किसी और कंपनी में डायरेक्टर है यार। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि बैंक जो कि इतना पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हुआ है और यहाँ पे एक फुल टाइम डायरेक्टर ही नहीं है जो कि इसको एम्प्लॉय कर सके, इसको मैनेज कर सके। तो यहाँ अच्छा, लेकिन बैंक का जो डायरेक्टर होता है वो बैंक की सब्सिडीज में भी डायरेक्टर होता है, ये अलाउड है, इसमें मसला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिलीवर का डायरेक्टर बैठ के यहाँ पे आपके बैंक को मैनेज कर रहा है, या यूनिलीवर का प्रेसिडेंट यहाँ पे आके मैनेज कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। हु इज अ डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडी ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 26, मतलब एनपीओ वाले के लिए भी अलाउड है। अच्छा, एक्सेप्ट
विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो अगर स्टेट बैंक ने अप्रूवल दे दिए फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, हु इज एंगेज इन एनी अदर बिजनेस और वोकेशन, अगर वो किसी और बिजनेस में एंगेज है, उसका अपना एक बिजनेस है, तो ये कैसे हो सकता है कि जी आप एक बंदे को मैनेज करवा रहे हैं, यहाँ पे वर्ड देखेंगे शेल बी मैनेज का वर्ड लिखा हुआ है, सही है, शेल बी मैनेज का वर्ड लिखा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि मिफ्ता इस्माइल को अगर आप देखें तो उसका अपना एक बिजनेस है कैंडी लैंड का और वो किसी बैंक का सीईओ भी बना हुआ है या प्रेसिडेंट बना हुआ है या बैंक को मैनेज भी कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा बंदा नहीं हो सकता। अच्छा, who has a contract with the company for its management for a period exceeding 5 years at any one time। आप सीईओ रखें, आप प्रेसिडेंट रखें, लेकिन 5 साल से ज़्यादा का टेन्योर उसका नहीं होना चाहिए। आप उसको रखें लेकिन 5 साल से ज़्यादा का टेन्योर का नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त प्रेसिडेंट है, ये बहुत ही ज़बरदस्त सीईओ, ठीक है जी, आप उसके एग्रीमेंट को रिन्यू करवा लें, एक्सटेंड करवा लें फॉर द फर्दर पीरियड विच शैल नॉट एक्सीड द 5 ईयर। सही, तो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होगा, जो मैनेज कर रहा होगा, उसका टेन्योर 5 साल होगा, रिन्यू होता रहता है, आप 4-5 साल तक रिन्यू करवाते रहें। अच्छा, वी आर अ पर्सन होल्डिंग द ऑफिस ऑफ अ चेयरमैन और डायरेक्टर और मैनेजर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड of a banking company is or has been found any tribunal or other authority to have contravened the provision of any law, and the state bank is satisfied that the contravention is of such nature that the association of such person with the banking company is or will be detrimental to the interest of the banking company or its depositors, or otherwise the state bank may make an order that the person shall cease to hold office with effect from such date as may be specified, that official with effect from the said becomes vacant। ये सुनिएगा प्यारे बच्चों, रेगुलेटर इतना स्ट्रांग है यहाँ पे कि अगर कोई बंदा चेयरमैन या डायरेक्टर अगर कोई ऐसी हरकत करता है, बैंक को कहता है यार तो उसने बहुत गलत हरकत करी है, बहुत ही सीवियर हरकत करी है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस के कंप्लाई नहीं कर रहा, चीज़ों को कंप्लाई नहीं कर रहा, बहुत ही सीवियर नेचर की ये चीज़ है, वो फ़ौरन से उसको रिमूव कर देगा प्यारे बच्चों, और वो जो बंदा रिमूव होगा वो जगह वैकेंट हो जाएगी हमारी। अच्छा, और जिस बंदे को रिमूव किया है वो उस बैंकिंग कंपनी में और किसी और बैंकिंग कंपनी में भी 5 साल तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सही है, 5 साल तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। विल टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, तो डायरेक्टर तो बन ही नहीं सकता, मैनेजमेंट लेवल पे भी नहीं आ सकता। अच्छा, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ये वाला काम कर लिया जाएगा उसके साथ। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो अभी जो कंडीशन लगी थी वो लोगों के ऊपर कंडीशन लगी थी, ठीक है भाई, किसने मैनेज करना है किसने मैनेज नहीं करना, कुछ कंडीशन लगाई थी। बिकॉज देखिए पब्लिक का पैसा है, तो लोग बिठाने ऐसे जो कि थोड़े से तमीज़ के हों, थोड़े से ऐसे बंदों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अप्रूव कर दे, उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आ रहा हो, वो प्रॉपर टाइम दे सके। रिक्वायरमेंट एज टू मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व, ये हमारे पास प्यारे बच्चों सेक्शन 11 है। अगर इस सेक्शन को अगर आप देखें तो यहाँ पे नो बैंकिंग कंपनी शेल कमेंस द बिजनेस, ये कमेंसमेंट से रिलेटेड, आप बिजनेस कमेंस ही नहीं कर सकते, आप लिख ही नहीं सकते कि जी हम यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, हमारे पास अकाउंट खुलवाएं, ये काम आप कर ही नहीं सकते अनलेस इट हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या डिटरमाइन किया भाई, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 अरब रुपए की है। सही है, बहुत से स्लैब है नीचे, नॉर्मली पाकिस्तान में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 10 अरब रुपए की है। मिनिमम पेड अप कैपिटल में क्या क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, फुली पेड अप शेयर कैपिटल आ जाएगा, शेयर प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स अगर पैसा पड़ा है वो आ जाएगा, और एनी अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट अप्रूव बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये 4 चीजें आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, कैरी ऑन बिजनेस, ये कुछ और बात कर रहा है, unless the aggregate of its capital and unencumbered general reserve is of such a minimum value within such period as may be determined and notified by the state bank from time to time for banking companies in general or for a banking company in particular। ये मेरे पास कहलाती है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। और पाकिस्तान में जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इट शैल नॉट बी लेस देन 8% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट। प्यारे बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखें यार, कंपनी के पास बहुत से एसेट्स आ रहे होते हैं, सही है, कंपनी ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, कंपनी ने लैंडिंग करी हुई है बैंक्स को, कंपनी ने एडवांसेस दिए हुए हैं, ऐसे बहुत से एसेट्स आ रहे होते हैं। इन एसेट्स की जो कैरिंग अमाउंट आ रही होती है ना, ज़रूरी नहीं कि यही आपको रियलाइज हो। तो यहाँ पे हमारे पास बाजिल वगैरह होते हैं जिसके अंदर एक कार की सारी वर्किंग्स वगैरह आ रही होती हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल एडवांस 100 रुपये का है, प्रोविजन वगैरह करने के बाद 100 रुपये का है,
अगेन इसके अंदर कुछ रिस्क है, कुछ क्रेडिट रिस्क है, कुछ मार्केट रिस्क है, कुछ काउंटर पार्टी रिस्क है, तो उसके रिस्क वेटेज आप एक अप्लाई करते हो, क्या इसमें कितना रिस्क है। मैं कहता हूँ इसमें लेट से 12.5 रुपये का रिस्क है। लेट से ये परसेंटेज वगैरह सारी बताई गई हैं, आपको पेपर में नहीं पूछेगा, प्रैक्टिकली कैसे होता है मैं बताता हूँ। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 87.5, ये मेरे पास कहलाएगी रिस्क वेटेड एसेट। सही है, ये मेरे पास कहलाएगी रिस्क वेटेड एसेट, कि मेरे पास कितने ऐसे एसेट है जिनकी कोई रिस्क वेटेज होगी। क्या वो रिस्क वेटेड एसेट, प्यारे बच्चों, क्या वो रिस्क वेटेड एसेट, इसका एक सफिशिएंट नंबर होना चाहिए और उस एसेट के अगेंस्ट में मेरे पास इतना कैपिटल मौजूद होना चाहिए, 8% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट। तो जो भी इसका आंसर आएगा, लेट से 87.5 या 88 या 89, इसका अगर आप 8% लें तो जो भी आपके पास आंसर आएगा, लेट से 9.6, इतना आपके अकाउंट्स में कैपिटल होना चाहिए। देखें, कंपनी बनी तो सारी 10 अरब रुपए में है, ठीक है, लेकिन नेशनल बैंक भी 10 अरब रुपए में बनी हुई है यार, एक छोटा आईसीबीसी भी 10 अरब रुपए में बना हुआ है। दोनों के बिजनेस एक्सपोजर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। सही है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो जी उनके एसेट बेस्ड में से कितना रिस्क वेटेड एसेट है, और रिस्क वेटेड एसेट होने के लिए आपके पास एटलीस्ट सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए जो कि इस रिस्क को एड्रेस कर सके। लेकिन मसला ये है सर, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं शेयर्स की, सुनिएगा बच्चों, यहाँ बात कर रहे हैं आप शेयर्स की। सर अगर आप शेयर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे बताएं, अभी थोड़ी देर पहले आपने ऊपर बताया था कि जो बिजनेस जो पाकिस्तान, जो फॉरेन ब्रांचेस होंगी, जो फॉरेन बैंकिंग बिजनेस इन पाकिस्तान होंगे, सर वो तो शेयर कैपिटल से थोड़ी बनती है, वो तो ब्रांच होती है। सर उसके लिए क्या करेंगे, नो बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान shall be deemed to have complied with the provision of subsection 1 unless it deposits and keep deposit। ये क्यों रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ब्रांच का शेयर कैपिटल थोड़ी होता है, ब्रांच का तो हेड ऑफिस कैपिटल अकाउंट होता है। तो हेड ऑफिस ने इन अकाउंट्स में इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्री कैश, इन अकाउंट में पैसा जमा करवाना होगा। प्यारे बच्चों, क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? अच्छा, अगली चीज रेगुलेशन, अगेन हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही है पेड अप कैपिटल से रिलेटेड। तो कैपिटल से पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी कि भाई आप बिजनेस कमेंस ही नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते अनलेस आपका एक पेड अप कैपिटल हो, और जितने आपके रिस्क वेटेड एसेट है उसके अगेंस्ट में आपका 8% कैपिटल तो होना चाहिए। जो भी रिस्क वेटेड एसेट है 8% कैपिटल। अगर एक बैंक को बहुत शौक है ज्यादा बिजनेस करने का, ज्यादा एडवांसेस देने का, ज्यादा शेयर्स देने का, सब कुछ करने का, तो यार ज्यादा शेयर ज्यादा एडवांसेस कैसे देगी? डिपॉजिट पब्लिक से पैसा लेके देगी। ठीक है, पब्लिक से पैसा लेके दे रही हो, इट मींस तुम पब्लिक का पैसा तुम्हारे पास ज्यादा है, तो इन पब्लिक से जो पैसा आया होगा वो कहाँ गया होगा? वो शेयर्स में गया होगा, वो इन्वेस्टमेंट में गया होगा, वो एडवांसेस में गया होगा, उनकी एक रिस्क वेटेज निकलेगी। तो रिस्क वेटेज एसेट के अगेंस्ट क्या तुम्हारे पास 8% उसका सफिशिएंट कैपिटल अवेलेबल है या नहीं? अच्छा, इसी तरीके से प्यारे बच्चों एक रिक्वायरमेंट है जो कि आउटडेटेड है, लेकिन इसको देख लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल एंड ऑथराइज पेड अप कैपिटल एंड वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर। नो बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान shall carry on business in Pakistan unless it satisfies the following condition, that the subscribed paid up of the company is not less than 1/2 of the authorized capital। तो जो आपका ऑथराइज कैपिटल होगा, सब्सक्राइब कैपिटल उसका 1/2 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। सही है। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं, इसी रिक्वायरमेंट को अगर मैं देखूं, तो हमारे पास हबीब बैंक का एफएस है। तो हबीब बैंक एफएस का ऑथराइज कैपिटल 29 बिलियन का आ रहा है, 29 बिलियन का आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो उसका पेड अप कैपिटल अगर आप देखें तो 14.6 बिलियन का आ रहा है। 14.6 बिलियन, 29 बिलियन का 50% कितना होता है? 14.5 बिलियन, मोर देन 50% है, मोर देन 50% है। तो ये रिक्वायरमेंट है कि आपका पेड अप कैपिटल आपके ऑथराइज कैपिटल के 1/2 से ज्यादा होना चाहिए। सही है। अच्छा, तो ये 50.58% बन रही है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। That the capital of the company consists of an ordinary shares and perpetual non-cumulative preference shares only। perpetual non-cumulative, तो जी कंपनी का जो कैपिटल होगा वो इंक्लूड होगा ऑर्डिनरी शेयर्स एंड परपेचुअल मतलब आपने कभी प्रिंसिपल रीपे नहीं करना, और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब कि जी अगर इस साल प्रॉफिट आया भी है या इस साल मैंने आपसे कोई वादा किया भी, तो मुझे अगर मैं डिक्लेयर नहीं करता वो अगले साल क्यूमुलेट नहीं होगा। तो इसका मतलब शेयर्स की शक्ल इख्तियार कर चुका है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ओनली। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्यों? बिकॉज अगर आप देखें यहाँ पे, तो समिट बैंक की अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो समिट बैंक ने हमारे पास एक ज़माने में कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, तो इसका ये शेयर कैपिटल भी आ रहा है, ऑथराइज कैपिटल देखें 25 अरब, 17 अरब इसका पेड अप कैपिटल आ रहा है, मोर देन 50% है। और सिर्फ ये नहीं है, ये 2.1 बिलियन भी है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। ये प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए गए जो कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। और अगर इसके सारे क्लॉजेस को आप देखेंगे तो ये कैपिटल का पार्ट बनता है प्यारे बच्चों, ये कैपिटल का पार्ट बनता है। अच्छा, इसी तरीके से जो ऑथराइज और पेड अप कैपिटल की बात चल रही है प्यारे बच्चों,
जो भी चेयरमैन होगा, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, वो अपनी होल्डिंग, उसके पास कितने शेयर्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फर्निश करेगा रिटर्न की फॉर्म में कि मैं इस बैंक में इतने शेयर्स होल्ड करता हूँ। उसमें कोई चेंज भी आता है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कम्युनिकेट करेगा। इसमें एक मसला प्यारे बच्चों ये है कि अगर किसी बंदे के पास notwithstanding any provision contained in any other law for the time being in force, if the state bank has determined that the person is holding is a beneficial owner of 5% or more shares of a banking company without the prior approval of the state bank, or a person that acquired shareholding with the prior approval of the state bank subsequently fails to meet the fit and proper। तो इसका मतलब ये दो रिक्वायरमेंट है प्यारे बच्चों। तो यार तो इसका मतलब बैंक में 5% ज्यादा कोई शेयर होल्डर ही नहीं होगा, तो बैंक चलाएगा कौन? नहीं, 5% ज्यादा शेयर होल्डर होते हैं, उसके लिए आपने स्टेट बैंक से अप्रूवल लेनी होती है और आपका एक फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। इसकी रिक्वायरमेंट ये है बैंक चला कौन रहा है, बैंक में किसकी चल रही है, किसके पास वोटिंग पावर्स है। 5% का एक थ्रेशोल्ड रखा है ताकि स्टेट बैंक को पता चल जाएगा ये वो लोग हैं जिनके पास 5% से ज़्यादा होल्डिंग है, ये वो लोग हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसे 4-5 भी मिल जाएंगे तो 25-30 होल्डिंग हो जाएगी, कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई वोटिंग करवा सकते हैं। तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पता हो कि ये लोग कौन है और इनके पास कितनी होल्डिंग है और क्या ये फिट एंड प्रॉपर है भी या नहीं। तो शौकत तरीन वगैरह को अगर आप देखें जो हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके पास सेंट्रल बैंक में ठीक ठाक शेयर होल्डिंग थी। तो कैसे शेयर होल्डिंग हो सकती थी? बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फिट एंड प्रॉपर का क्राइटेरिया उन्हें दिया था। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, इलेक्शन ऑफ न्यू डायरेक्टर। सर डायरेक्टर की इलेक्शन तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होती है, बिल्कुल कंपनीज एक्ट के हिसाब से होती है। अच्छा, और कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ था कि जिसके पास भी रिक्विजिट शेयर होल्डिंग होगी वो इलेक्शन कॉल कर सकता है, वो फ्रेश इलेक्शन की कॉल कर सकता है। सही, वो फ्रेश इलेक्शन की कॉल कर सकता है। फ्रेश बैंकिंग ऑर्डिनेंस कहता है भाड़ में गया वो सेक्शन। स्टेट बैंक जब चाहे ना कंपनी को, बैंक को कह सकता है कि बेटा चलो फ्रेश इलेक्शन करा, और बैंक ने और 2 महीने का टाइम देगा, एटलीस्ट 2 महीने का टाइम देगा, और बैंक ने 2 महीने के अंदर या 2 महीने के आसपास एक फ्रेश इलेक्शन करवाने होंगे। अगर कंपनी एक्ट कुछ और कहता है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस कुछ और कहता है, कौन प्रिवेल करेगा? बैंकिंग ऑर्डिनेंस प्रिवेल करेगा। द स्टेट बैंक में by order require any banking company to call a general meeting of the shareholder of the company within such time not less than 2 months from the date of the order। सही, 2 महीने, एटलीस्ट 2 महीने का टाइम देगा to hold a fresh election, fresh directors and the banking company shall be bound to comply with the order। और जो फ्रेश इलेक्शन में डायरेक्टर आएंगे वो रिमाइंडर टर्म, तो वो उसको एज अ कैजुअल वैकेंसी ट्रीट करेगा, और जो डायरेक्टर्स, जो एक्सिस्टिंग डायरेक्टर थे, उनका जो रिमाइंडर टर्म होगा उतना ही पीरियड ये हमारे पास सर्व कर रहे होंगे। मैंने आपके लिए सेक्शन 162 को भी लिंक कर दिया है जो हमारे पास कंपनीज एक्ट का सेक्शन था। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, प्रिवेल वही करेगा बच्चों। अच्छा, इसी तरीके से आपके बोर्ड में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डायरेक्टर भी बैठ सकता है। आपके बोर्ड में स्टेट बैंक ऑफ द स्टेट बैंक में अपॉइंट नॉट मोर देन 1%। तो आप एक बंदा बिठा सकते हो, एक से ज़्यादा बंदा नहीं बिठा सकते। आप एक बंदा बिठा सकते हो, एक से ज़्यादा बंदा नहीं बिठा सकते प्यारे बच्च। और इसके बाद वेदर और नॉट ही होल्ड्स एनी क्वालिफिकेशन शेयर। द स्टेट बैंक में अपॉइंट नॉट मोर देन 1% टू बी अ डायरेक्टर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी वेदर और नॉट ही होल्ड्स एनी क्वालिफिकेशन शेयर्स। कंपनीज एक्ट कहता है क्वालिफिकेशन शेयर्स के बगैर तो आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। डायरेक्टर का तो मेंबर होना जरूरी है। सही है, बहुत से लॉ पढ़े हमने, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे बैंकिंग ऑर्डिनेंस प्रिवेल कर जाएगा। देयर इज नो नीड फॉर एनी क्वालिफिकेशन। स्टेट बैंक का जो बंदा आएगा वो सीधा बोर्ड रूम में एंटर होगा, कोई क्वालिफिकेशन शेयर्स नहीं होंगे, कोई उसके इलेक्शन नहीं होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसको नॉमिनेट करा, और जब तक वो चाहेगा नॉमिनी डायरेक्टर जो हमारे सेक्शन 164 165 थे वो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से आप अलाइड बैंक देखें तो मैंने आपके सामने एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल रखी हुई है। अ डायरेक्टर मस्ट होल्ड 2500 क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ द बैंक एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ हिज कंसेंट एज अ डायरेक्टर। ये चीज़ आपके लिए अप्लाई नहीं होगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर के लिए। अच्छा, restriction on the terms of office of director. A director of a banking company not being its chief executive by whatever name called or a director nominated under section 15A shall not hold office for more than 6 consecutive years। A director, एक बैंकिंग कंपनी में एक डायरेक्टर 6 कंसेक्यूटिव ईयर से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। अच्छा, तो सर इसका मतलब है मेरा करियर 6 साल बाद खत्म हो जाएगा? नहीं, कूलिंग ऑफ पीरियड होगा प्यारे बच्चों, और वो कूलिंग ऑफ पीरियड कितने साल का होगा? वो 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। 3 साल बाद मैं वापस से इस कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूँ या किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूँ। डायरेक्टर ऑफ बैंकिंग कंपनी अनलेस ऑफ पीरियड ऑफ 3 years हैज elapsed सिंस द डेट ऑन विच ही सो वेकेटेड हिज ऑफिस। तो इसके लिए ये है कि जी कंपनी में, एक बैंकिंग कंपनी में डायरेक्टर 6 कंसेक्यूटिव ईयर तक सर्व कर सकता है। उसके बाद उसको लाजमी 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड करना पड़ेगा और फिर जाके वो वापस से डायरेक्टर बनेगा। वेकेशन ऑफ ऑफिस। A director of a banking company shall vacate his office if in relation to the banking company he has failed to pay any advance or loan
or any installment thereof or interest therein or any amount due to any guarantee, and such failure constitute for a period of 1 month after notice in writing has been served on him by the banking company calling upon him to make the payment or to do perform the act। इसका मतलब है ये इसने किसको डिफॉल्ट करा है प्यारे बच्चों, वर्ड देख लीजिएगा, वर्ड क्या लिखा हुआ है, बैंकिंग कंपनी लिखा हुआ है। सही, वर्ड कौन सा लिखा है, किसने बैंकिंग कंपनी को डिफॉल्ट कर दिया है, बैंकिंग कंपनी को डिफॉल्ट कर दिया है। ये इमीडिएट बेसिस पे वेकेट हो जाएगी इसकी ऑफिस, इमीडिएट बेसिस पे वेकेट हो जाएगी। एक अच्छी चीज़ आपको समझा देता हूं मैं, सेक्शन 171 हमारे पास था, कौन सा, वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय द डायरेक्टर। तो ये सेक्शन 171 में जो लिखे हुए थे आपको क्राइटेरिया, ये सारे क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर पेपर में सवाल आ जाए कि बैंकिंग कंपनीज है, बैंकिंग कंपनी सेक्शन 171 भी अप्लाई करना मेरे प्यारे बच्चों, और साथ साथ ऑर्डिनेंस का सेक्शन 15C भी अप्लाई करना कि अगर उसने बैंकिंग कंपनी का पैसा खा लिया है, रीपे नहीं करा, 30 दिन का नोटिस सर्व हो चुका है, उसके बावजूद पैसा नहीं करे, इमीडिएट बेसिस पे इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस हो जाएगा। इसी तरीके से एक सेक्शन है हमारे पास, प्रोहिबिशन ऑफ चार्ज ऑन अनपेड कैपिटल। ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है बिकॉज सबसे हमारा सारा कैपिटल पेड अप कैपिटल होता है, 100% पेड अप कैपिटल होता है। लेकिन अगर कोई अनपेड कैपिटल है, वो पैसा मुझे मिला नहीं है, उसके अगेंस्ट में कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करवा सकता। मैं किसी किस्म का चार्ज क्रिएट नहीं करवा सकता कि मैं ये बोलूँ बैंक के पास जाऊँ या मैं बैंकिंग कंपनियों में किसी और के पास जाऊँ और मैं उसको बोलूँ कि जी मुझे लोन दे दो और मैं तुम्हें, मेरे पास जो ये अनपेड कैपिटल है ना, ये मैं तुम्हें गिरवी रखवा देता हूँ। सही है यार, वो अनपेड कैपिटल तो आपके पास आना चाहिए था ना, वो फिर आपके पास उसके पास जाना चाहिए था। तो ये आप साइकिल को टर्न ना करें इस चीज़ को। अच्छा, प्रोहिबिशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट, ये बड़ा ज़बरदस्त है प्यारे बच्चों। देखें वर्ड बड़ा ज़बरदस्त है, फ्लोटिंग चार्ज, वर्ड बड़ा ज़बरदस्त है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या है? फ्लोटिंग चार्ज का मतलब ये है कि एक ऐसा चार्ज कि अब मैं फॉर एग्जांपल एक कंपनी हूँ और मुझे पता है यार मेरे रिसीवेबल बार बार चेंज होते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, नई सेल होगी, नया रिसीवेबल बनेगा, पुराना रिसीवेबल चलता रहेगा। तो मैं रिसीवेबल के ऊपर फिक्स चार्ज तो क्रिएट करवा ही नहीं सकता अनलेस मैं कह दूं कि 4 कस्टमर है यार, ये पैसा के इलेक्ट्रिक है, PSML है, इन्होंने पैसा नहीं दिया हुआ मुझे अभी तक, जब ये पैसा देंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, अनलेस फिक्स चार्ज क्रिएट हो। अदरवाइज कंपनी क्या करती है, इनके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करती है। अच्छा, अब फ्लोटिंग चार्ज आपने क्रिएट कर दिया किसके ऊपर? ऑन एसेट्स। कंपनी के एसेट्स कौन से होंगे मुझे बताए ना? इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, शेयर्स वगैरह, ठीक है। और इनके ऊपर मैंने कौन सा चार्ज क्रिएट किया था? फ्लोटिंग चार्ज। भाई जब भी मेरी बुक्स में ये जो भी नंबर होगा ना तुम्हारे नाम पे, ठीक है, तुम्हारा हक है इसके ऊपर। कल को बैंक डिफॉल्ट होने लगता है प्यारे बच्चों। ये जो इन्वेस्टमेंट करिए, जो एडवांसेस करें, जो शेयर्स करें, किसके पैसों से करें? डिपॉजिटर्स के पैसों से, आम पब्लिक के पैसों से। अब जब आम पब्लिक अपना पैसा मांगने आएगी तो आप बोलोगे यार सॉरी मैंने तो उसको डिफॉल्ट कर दिया। और इन सबके ऊपर तो फ्लोटिंग चार्ज था, किसका था फ्लोटिंग चार्ज? उन लेंडर्स का था, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉ मना करता है कि लॉ कहता है करना है कर लो, लेकिन सर्टिफाइड इन राइटिंग बाय द स्टेट बैंक होना चाहिए, स्टेट बैंक की अप्रूवल से करो। इसके पीछे लॉजिक ये जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। कंटिन्यू करते हैं हम बैंकिंग ऑर्डिनेंस के एक फास्ट एंड क्विक रिवीजन को। देखिए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट था, रिस्ट्रिक्शन एज टू पेमेंट एंड डिविडेंड। सही है, रिस्ट्रिक्शन एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अच्छा, इसको पहली चीज़ तो आप लिंक कर लें, जो हमारे पास डिविडेंड के कंपनीज एक्ट के सेक्शन है उससे तो लिंक होगा ही होगा, लेकिन इन एडिशन टू दैट बैंकिंग ऑर्डिनेंस में एक और रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है? No banking company shall pay any dividend on its shares until all its capitalized expense, including preliminary expenses, organization expenses, share selling commission, brokerage, amounts of losses incurred, and any other item of expenditure not represented by the tangible assets have been completely written off। सही है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कंप्लीटली जब तक रिटर्न ऑफ नहीं हो जाएंगे तब तक आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। बड़ी हार्श रिक्वायरमेंट है, उसको समझने की कोशिश करिएगा कि आप इसको इस तरीके से देखें कि अगर एक कंपनी है उसके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, सही है, और उसने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये अडॉप्ट किया कि जी मैं इसको अगले 5 साल ओवर द 5 ईयर्स उसको मैं राइट ऑफ करूँगा, ठीक है, तो इसका मतलब अगले 5 साल तक वो डिविडेंड नहीं दे सकती, ये बात कहना चाह रहा है वो। या इस तरीके से अगर मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है और इस पर मुझे कोई अनरियलाइज गेन हो रहा है या फिर अनरियलाइज लॉस हो रहा है, या मेरे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट है, जब तक वो राइट ऑफ नहीं हो जाता कंप्लीटली, क्या मैं डिविडेंड नहीं दे सकता। बहुत सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है। इसके ऊपर वो कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन सबसेक्शन 1 और इन द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, मतलब कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 को ऐसी चीज लिखी जो इनकंसिस्टेंट है, ये प्रिवेल कर जाएगा। अब बैंकिंग कंपनी मे पे डिविडेंड ऑन इट्स शेयर्स विदाउट राइटिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन if any in the value of its investment in approved securities in any case where such depreciation has not actually been capitalized or otherwise accounted for as a loss. The depreciation if any in the value of its investment in shares, debenture or bonds in any case where adequate provision for such depreciation has been made to the satisfaction to the auditor of the banking company
तो अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है, अकाउंट्स वगैरह देखें तो हम चार्ज और रिवर्सल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको आप समझने की कोशिश ये करेंगे, सिंपल सी अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं जो कि अकाउंटिंग हम नॉर्मली अडॉप्ट कर रहे होते हैं। द बैड डेट इफ एनी इन केस यूर द एडुकेट प्रोविजन ऑफ सच बैड डेट हैज बीन मेड टू द सेटिस्फैक्शन टू द ऑडिटर ऑफ द बैंकिंग कंपनी। इसका मतलब है बैड डेट एक्सपेंस हो रहा है, राइट ऑफ नहीं हो रहा, तो राइट ऑफ किए बगैर, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी। ऊपर कह रहा है राइट ऑफ करना चाहिए, यहाँ कह रहा है राइट ऑफ किए बगैर भी अगर सेटिस्फैक्शन टू द ऑडिटर है तो यस आप कर सकते हैं। Notwithstanding anything in subsection 1 or in the company's ordinance 1984, if a banking company meets the minimum capital requirement and the capital adequacy ratio 8% of the risk-weighted asset as specified by the State Bank from time to time and has also accounted for the portion of the capitalized expense goodwill for the year to the satisfaction of the auditor of the banking company, it shall also be eligible for the payment of dividend out of the profit of the banking company for the said year। इन सारी चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिएगा, ये आपसे कहना क्या चाह रहे हैं बच्चों। देखें बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको यूँ समझें 2011 में एक बैंकिंग कंपनी बनी, ठीक है। अच्छा, तब 2011 में कंपनी बनी और साल के शुरू में कंपनी बन गई और फॉर एग्जांपल मेरा प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपये का। अच्छा, मेरे पास जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे लेट से वो 200 रुपये के थे, समझे, एज्यूम करते 200 रुपये के थे, ठीक है। अच्छा, मैंने अपनी अकाउंटिंग ये रखी हुई है कि जो मेरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं इनको मैं ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स अकाउंट फॉर करूँगा, ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स अकाउंट फॉर करूँगा, से अगले 10 साल तक। तो इसका मतलब है हर साल का एक्सपेंस कितना आना चाहिए, हर साल का एक्सपेंस आना चाहिए 20 रुपये। तो इसका मतलब है इस साल के अकाउंट्स में ये 20 रुपये का एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आ जाएगा 80 रुपये का। अगर मैं कंपनी से एक्ट देखूँ तो मैं इस साल प्रॉफिट में हूँ, इस प्रॉफिट से मैं डिविडेंड दे सकता हूँ, यहाँ बैंकिंग ऑर्डिनेंस आपको कहता है कि जब तक ये एक्सपेंस कम्प्लीटली मेरे प्यारे बच्चों राइट ऑफ नहीं हो जाते, जब तक ये एक्सपेंसेस कम्प्लीटली राइट ऑफ नहीं हो जाते, आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। तो बड़ी हार्श रिक्वायरमेंट हो गई। फिर वो कहता है नहीं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग सबसेक्शन 1, अगर आपने कार के रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर लिया है, अगर आपने मिनिमम कैपिटल के रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर लिया है तो आप चाहें तो डिविडेंड दे सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसी एग्जाम्पल के एक और तरीके से समझने की कोशिश करें, ये जो मेरे पास प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट का एक कॉम्पोनेंट है इंटरेस्ट इनकम, सही है। और लेट से वो इंटरेस्ट इनकम मेरे पास है लेट से 80 रुपये की, और एज्यूम करता हूँ मेरा प्रॉफिट बनता है 100 रुपये का, ठीक है। ये मेरे पास इंटरेस्ट इनकम 80 रुपये की, ये इंटरेस्ट इनकम मेरे पास किसके अगेंस्ट आई होगी, एडवांसेस के अगेंस्ट आई होगी, ठीक है। और एडवांसेस में तो मेरे पास बहुत से एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो कि आगे जाके शायद मुझे ना मिले, तो मुझे एक बैड डेट एक्सपेंस वगैरह रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ वो कहता है कि अगर आपने इस प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में अप्रोप्रिएट बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है, सही है, और वो सेटिस्फेक्शन टू द ऑडिटर है, तो अब आप डिविडेंड पे कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आ रही होंगी और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आगे जाके कोई लॉस होने जा रहा है और उस लॉस को आप आज अकाउंट फॉर कर चुके हो, जो कि हम फेयर वैल्यू पर रख रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट को, तो फिर वो कहता है आपको कि आप इसके ऊपर डिविडेंड पे कर सकते हैं। ये हमारे पास वो रिक्वायरमेंट कह रहा है। अच्छा, इफ द स्टेट बैंक इज सेटिस्फाइड दैट द कंडीशन आर नॉट फेवरेबल फॉर सच पेमेंट्स और द फाइनेंशियल पोजीशन or the financial position of the banking company so warrants, it may by order in writing stating reason restrict or prohibit any banking company from paying dividends to shareholder for such period as may be specified in the order, and the state bank shall exercise the power reasonably, fairly and justly। For example, अगर आप देखें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा था सस्पेंशन ऑफ डिविडेंड्स बाय द बैंक्स DFI फॉर द 2 क्वार्टर्स। जब भी मेरे पास सस्पेंड कर दिया था डिविडेंड को, क्यों? द रीज़न इज़ कि हमारे पास कोविड आया था प्यारे बच्चों, amid the growing concern of COVID-19 pandemic। अगर आप देखें तो कोविड आया, तो कोविड के बेसिस पे स्टेट बैंक ने बैंकों को मना कर दिया था कि जी आप अगले 2 क्वार्टर तक डिविडेंड ना दीजिएगा, बिकॉज अगर आज आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कोविड की वजह से आगे जाके एक रिटेलिएशन आएगी, बहुत से लोग रीपे नहीं कर सकेंगे, और फिर जब आपके लॉसेज आ रहे होंगे तो आपकी इक्विटी कम हो जाएगी, जब इक्विटी कम हो जाएगी तो आप कार की रिक्वायरमेंट्स और मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई ना कर सकेंगे। इसलिए मैं आज आपसे कहता हूँ कि आपने अकाउंटिंग बिल्कुल सही करी, सब कुछ करें, बट डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट मैं आपको आज डिविडेंड होल्ड करने से मना कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। क्या तक बात समझ आती है? तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है हमारे पास। अच्छा, एक और चीज़, जिस तरह कैपिटल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास था मिनिमम कैपिटल, सही है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे पास है प्यारे बच्चों रिजर्व फंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे पास है रिजर्व फंड। बैंक्स ने एक रिजर्व मेंटेन करके रखना है, वो रिजर्व इसलिए मेंटेन करके रखना है
ताकि बैंक के पास एक सफिशिएंट रिजर्व्स मौजूद हो, ताकि कल को खुदा ना खासा कोई मसला हो जाए तो बैंक के पास पैसा पड़ा। एवरी बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान शेल क्रिएट अ रिजर्व फंड टू विच शेल बी क्रेडिटेड। उसमें क्रेडिट क्या, फंड तो बना दे, उसमें जाएगा क्या? इफ द अमाउंट इन सच फंड टुगेदर विद द अमाउंट इन द शेयर प्रीमियम अकाउंट, अगर शेयर प्रीमियम रिजर्व फंड और शेयर प्रीमियम दोनों को प्लस करूं, उसका जो अमाउंट बनता है वो मेरे पेड अप कैपिटल से अगर कम है, तो हर साल का मेरा जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% मैं स्ट्रेट लेके चला जाऊंगा रिजर्व फंड में, सही है। लेकिन अगर रिजर्व फंड और शेयर प्रीमियम अकाउंट का मेरा अमाउंट पेड अप कैपिटल से ज़्यादा है, अगर अमाउंट ज़्यादा है तो फिर मुझे 10% लेके जाना होगा, मुझे 20% लेके नहीं जाना होगा। अगर मैं आपके सामने इसको एग्जांपल रखूं प्यारे बच्चों, मेरे पास एक रिजर्व फंड आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें कंपनी का शेयर कैपिटल आ रहा है 90 अरब रुपए का, और कंपनी का जो रिजर्व्स आ रहे हैं 554 के आ रहे हैं, सही है। और कंपनी के पास कोई शेयर प्रीमियम नहीं है, तो क्या रिजर्व फंड और शेयर प्रीमियम मिला के शेयर कैपिटल से ज़्यादा है? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब है इस साल को जो प्रॉफिट आएगा, ये मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसका 20% अगर मैं लूँ, इसका 20% लूँ तो 2,27,058, ये अमाउंट वो है जो कि मेरे स्टैच्यूटरी रिजर्व में जाके मेंटेन हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल है किसकी? ये हमारे पास एग्जांपल है सिल्क बैंक की। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हबीब बैंक को देखें, बहुत बड़ा बैंक है प्यारे बच्चों। हबीब बैंक के शेयर कैपिटल को देखें तो प्यारे बच्चों, बोनस शेयर्स को भी काउंट कर रहा हूँ मैं 7.7 बिलियन को, और उसके बाद अगर मैं देखूँ रिजर्व फंड को देखूँ तो यहाँ मेरे पास स्टैच्यूटरी रिजर्व फंड आ रहा है 40 अरब का, ये 40 अरब और मेरे पास इशूड एज बोनस शेयर्स आ रहा है 7.7 बिलियन, इन दोनों को ऐड करो तो ये 47 बिलियन बनता है। मेरा शेयर कैपिटल आ रहा है 14 बिलियन का, तो ये तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, सही है, मेरे पास शेयर कैपिटल से बहुत ज़्यादा है दोनों अमाउंट। इन दोनों अमाउंट को चूँकि ज़्यादा है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 10% करना पड़ेगा प्रॉफिट का। मेरा जो प्रॉफिट आया था प्यारे बच्चों इस साल आया था 30 बिलियन का, 30 बिलियन का अगर मैं 10% लूँ तो 3 बिलियन कुछ बनेगा अमाउंट। ये अमाउंट वो है जो कि मुझे हर साल रिजर्व फंड में क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखें तो हम डिस्क्लोजर भी देते हैं, एवरी बैंकिंग कंपनी इन कॉर्पोरेट पाकिस्तान इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगली रिक्वायरमेंट मेरे पास ये है कि एक रिजर्व तो आप मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये रिजर्व जो है ये तो एक हाइपोथेटिकल है ना, कि प्रॉफिट का एक अमाउंट उठा के आपने रिजर्व फंड में डाल दिया, ठीक है बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा, ये प्रॉफिट का अमाउंट आपने डाला है। डिपॉजिटर अगर आपसे कल को पैसे मांगने आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये रिक्वायरमेंट इसलिए रखी हुई है ताकि आप सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट ना कर दें, एक अमाउंट ऐसा हो जो कि रिजर्व फंड में हो, सारा का सारा शेल्डर को आप डिस्ट्रीब्यूट ना कर दें। एक रिक्वायरमेंट हमारे पास है कैश रिजर्व की, कि आपके पास कैश रिजर्व भी होने चाहिए ताकि कल को डिपॉजिटर पैसा मांगने आए, अपना पैसा विड्रॉ करे, तो आप ये ना बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। अगर इस मुल्क में बैंक ने ये कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं, तो सोचें आप क्या हाल होगा। तो अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कैश रिजर्व की है, और वो कैश रिजर्व के लिए जो आपका लॉ कहता है, एक बच्चे ने क्वेश्चन भी करा था तो मैं उसके लिए आपको जवाब दे दूँ कि एवरी बैंकिंग कंपनी शैल मेंटेन बाय वे ऑफ कैश रिजर्व विद द स्टेट बैंक और इट्स एजेंट। स्टेट बैंक का एजेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, सही है। Partly in cash with itself and partly in such account as a sum equivalent to at least 2% of its time liabilities in Pakistan and 5% of demand liabilities। तो यहाँ पे 2% और 5% दिया हुआ है, और अगर आप इस चीज़ को देखें, ये चीज़ जो है अब ये जो रिक्वायरमेंट है हमारी ये अपडेट हो चुकी है। इसके ऊपर एक सर्कुलर आया हुआ है मार्च 8, 2018 का, ये सर्कुलर भी अपडेट हो चुका है प्यारे बच्चों। तो अगर आप देखें यहाँ पे कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट CRR को, तो वो आपसे कहता है रिवाइज्ड रिक्वायरमेंट ये है ड्यूरिंग द रिजर्व मेंटेनेंस पीरियड। व्हाट इज रिजर्व मेंटेनेंस पीरियड? थोड़ी देर में हम यहाँ पे आके देख लेते हैं। व्हाट इज रिजर्व मेंटेनेंस पीरियड? थोड़ी देर में आके देख लेते हैं। कैश रिजर्व शैल बी मेंटेन एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 6% ऑफ द टोटल डिमांड लाइबिलिटीज एंड टाइम डिपॉजिट, टोटल डिमांड लाइबिलिटीज एंड टाइम डिपॉजिट्स विद अ टेन्योर ऑफ लेस देन 1 ईयर। अगर टाइम डिपॉजिट लेस देन 1 ईयर है, सही है। However, it is subject to a daily minimum requirement of 4%। देखिए जो 1 साल बाद पे करना है उसकी टेंशन क्यों लेनी है आपने, सही, उसके लिए तो कैश बाद में देख लेंगे। एटलीस्ट आपके पास अगले 1 साल तक एक सर्टन अमाउंट कैश के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो टोटल डिमांड लाइबिलिटीज एंड द टाइम लाइबिलिटीज विद अ टेन्योर ऑफ लेस देन 1 ईयर, ये जो भी आपके पास अमाउंट आ जाएगी इसका आपने एवरेज 6% मेंटेन करना है, और डेली बेसिस पे 4% तो आपने मेंटेन करना है, सही है, ड्यूरिंग द रिजर्व मेंटेनेंस पीरियड। तो इसका मतलब ये एवरेज किसी पीरियड का निकलेगा। आ जाए रिजर्व मेंटेनेंस पीरियड देखते हैं। करेंटली द रिजर्व मेंटेनेंस पीरियड is of 2 weeks starting from Friday and ending on the Thursday of the subsequent week। सही है, 2 weeks है, स्टार्ट होगा फ्राइडे से और ख़त्म होगा अगले हफ्ते के भी अगले हफ्ते वाले थर्सडे वाले दिन, सही है। तो इसका मतलब है फ्राइडे के दिन बैठ के आपने ये देखना है कि आपकी डिमांड एंड आपकी टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज क्या है, ये रिजर्व मेंटेनेंस पीरियड आपका होगा। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसकी कैलकुलेशन हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। अच्छा,
इसके अंदर कौन कौन सी लायबिलिटीज आ रही होंगी, कौन कौन सी लायबिलिटीज सब्जेक्ट टू सीआरआर में थोड़ी देर में आपको डिस्कस करता हूं, लेकिन इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल आपसे डिस्कस कर लूं 12 मई 2023 फ्राइडे को मेरे पास लायबिलिटी सब्जेक्ट टू सीआरआर, मैंने फ्राइडे को देखा कि मेरी टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज कितनी है 200 मिलियन की, मेरी टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज 200 मिलियन की, ठीक है। मैं कहता हूँ 200 मिलियन फ्राइडे के दिन मैंने देखा, फ्राइडे के क्लोजिंग डे पे देखा, मैंने कहा 200 मिलियन का अमाउंट आ रहा है, इस 200 मिलियन का 6% ऑन एवरेज मैंने मेंटेन करना है, ठीक है। तो फ्राइडे वाले दिन अगर मैं देखूँ तो मेरा जो एक्चुअल सीआरआर मेंटेन हुआ है, सही है, मतलब मेरे पास जो कैश रिजर्व मेंटेन हुआ है वो 1227 का हुआ है, सही है। अगली बार 1027 का हो गया, फिर 1027, फिर 1027, फिर 10,840, फिर 12, फिर 10, फिर 12, फिर 10, फिर 14, फिर 10, फिर 23। अगर ये 14 दिन का मैं देखूं, सारे रिक्वायरमेंट 14 दिन की अगर मैं देखूं तो मेरे पास अमाउंट आ रही है 1221 की, प्यारे बच्चों। नाउ दैट 1221 रिप्रेजेंट्स दी 1221 को डिवाइड करूं 200 मिलियन से, मैंने 1221 इन सब का एवरेज लिया है प्यारे बच्चों, इन सब का सिंपल सा मैंने एवरेज लिया है, इन सबको प्लस किया, डिवाइड किया, जितने भी नंबर ऑफ डेज मेरे पास बनते हैं, मेरे पास एवरेज आ गया 6.01% का, ये कंप्लाइंट है। और अगर मैं डेली देखूं तो डेली मेरी रिक्वायरमेंट है 8000 की, मैं 12 मेंटेन कर रहा हूँ, 8000 की मैं 10 मेंटेन कर रहा हूँ, 8000 की मैं 10 मेंटेन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मेरी रिक्वायरमेंट बिल्कुल कंप्लीट। किसी भी दिन आपका ये इंडिविजुअल बैलेंस यहाँ पे जो आ रहा है ये 8000 से कम नहीं होना चाहिए, सही है। अच्छा, अगर ये 9000 भी हो जाए, 9100 भी हो जाए, ये 8100 भी हो जाए, ये 8050 भी हो जाए, ये 8040 भी हो जाए, या 8030 भी हो जाए, आप कंप्लाइंट है। लेकिन आपने खेलना इस तरीके से पड़ेगा कि जब आप इन सारे नंबर को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 200 मिलियन से और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास परसेंटेज 6% से ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज अगले 14 दिन का जो एवरेज बैलेंस बनता है आपका ये अमाउंट तो एटलीस्ट मेंटेन होना चाहिए। ये मेरे पास एक सिंपल सी वर्किंग है प्यारे बच्चों। अच्छा, थोड़े से और सर्कुलर्स देख लेते हैं इसके। Liabilities which are subject to CRR and liabilities which are exempted from the maintenance of CRR are given in enclosed Annexure A. Annexure A में अगर चले हम तो liabilities subject to CRR all current deposit, तो भाई current deposit तो होती ही मेरी डिमांड liabilities है, including customers banks and other financial institution। अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपके अकाउंट में कोई करंट अकाउंट खोला हुआ है उसको भी आप इंक्लूड करेंगे। ऑल सेविंग डिपॉजिट इंक्लूडिंग कस्टमर बैंक एंड अदर फाइनेंशियल, स्पेशल नोटिस डिपॉजिट इंक्लूडिंग कस्टमर्स banks and other financial institution, short-term deposit with a tenure of less than 1 year, overdue fixed deposit including those of customer banks and other financial institution, कॉल डिपॉजिट, ये सारे के सारे अमाउंट आपके पास आपको लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। इन सबको जब ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी। लायबिलिटीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सीआरआर, फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट विद अ टेन्योर ऑफ 1 ईयर एंड अबव, प्रॉफिट रिटर्न, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अबव अकाउंट, ये भी तो आपकी लायबिलिटी है, लेकिन 1 साल से ऊपर अगर आपने प्रिंसिपल पे करना है तो उसकी जो एक्रूड लायबिलिटी है वो भी तो 1 साल बाद ही पे करना है, उसको भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बोरिंग करी हुई है या आपने इंटर बैंक्स बोरिंग करी हुई है, इसको भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। ऑल्दो आपने 1 साल के अंदर पे करनी है, लेकिन इसको भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसको आप सीआरआर के रिक्वायरमेंट में इंक्लूड ना करिएगा। ये सारी प्यारे बच्चों हमारे पास सीआरआर की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसको अगर हम देखें एक चीज़, शेल मेंटेन बाय वे ऑफ कैश रिजर्व इन कैश विद इटसेल्फ, अपने पास कैश रखें, या फिर करंट अकाउंट ओपन विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक अकाउंट हो जहां पे कैश या बैंक में पैसा आ रहा हो, या उसके एजेंट के पास आ रहा हो, या पार्टली कैश में आ रहा हो, पार्टली अकाउंट में आ रहा हो, पार्टली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास आ रहा हो। इट मींस इतना कैश आपके पास हमेशा मौजूद होना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट है, रिस्ट्रिक्शन टू लोन्स एंड एडवांसेस प्यारे बच्चों। No banking company shall make any loans or advances against the security of its own shares। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा आपके पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से लोन लेने आए और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के शेयर्स गिरवी रखवा दे, ये पॉसिबल नहीं है, सही है। ग्रांट अनसिक्योर्ड लोन्स और एडवांसेस और टू मेक लोन्स एंड एडवांसेस ऑन द गारंटी ऑफ, सही है, सुनिएगा 2 वर्ड्स हैं, ग्रांट द अनसिक्योर्ड लोन्स और एडवांसेस to any of its director, any of the family member of the director, any firm or private company in which the banking company or any of the person referred to in this is interested as a director, any public limited company in which the banking company or any of the person is associated is substantially interested। ऊपर एक डेफिनेशन हमारे पास आ रही थी, सही है। तो मैं अनसिक्योर्ड लोन्स और एडवांसेस इन लोगों को नहीं दे सकता, ना ही इन लोगों के कहने पे
इन लोगों की गारंटी पे मैं इन लोगों को लोन दे सकता हूँ। और टू मेक लोन्स एंड एडवांसेस ऑन द गारंटी ऑफ, सही है, तो मेक लोन्स एंड एडवांसेस ऑन द गारंटी ऑफ, अगर आप किसी थर्ड पार्टी को भी लोन दे रहे हैं, किसी भी थर्ड पार्टी को लोन दे रहे हैं और ये लोग अगर गारंटी दे रहे हैं तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इन लोगों को तो आप अनसिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस दे ही नहीं सकते, इन लोगों को तो आप अनसिक्योर्ड, तो इसका मतलब है सिक्योरिटी तो सिक्योर्ड होना चाहिए। हाँ जी, तो अगर थर्ड पार्टी सिक्योरिटी में डायरेक्टर ही कह रहा है कि जी मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो सामने वाला लोन पे कर देगा, नहीं यार आप ये काम नहीं कर सकते, ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है। नो बैंकिंग कंपनी शैल मेक लोन्स एडवांसेस टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स और टू इंडिविजुअल फर्म और कंपनीज इन विच it or any of its directors is interested as a partner, director or guarantor as the case may be, without the approval of the majority of the director of that banking company excluding the directors concerned। सही है, तो एक चीज़ है कि ठीक है अगर आपने लोन्स और एडवांसेस देना है टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर, और ये लोन्स और एडवांसेस अगर आप देखें ये सिक्योर्ड है, बिकॉज वर्ड यूज़ हो रहा है लोन्स एडवांसेस का, अनसिक्योर्ड का वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, तो आप सिक्योर्ड लोन उसको दे सकते हैं प्रोवाइडेड दैट कि आपको डायरेक्टर ने इसको अप्रूव कर दिया। लेकिन क्या मैं इन लोगों को अनसिक्योर्ड लोन दे सकता हूँ? नहीं, इसको यहाँ पे मना कर दिया गया कि जी आप अनसिक्योर्ड लोन डायरेक्टर को नहीं दे सकते। जिस तरह कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट एक थी, तो इसी तरीके से मुझे लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने हैं। मेरे पास जो एसेट्स होंगे, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होती है, एडवांसेस में इन्वेस्टमेंट होती है, तो कुछ इन्वेस्टमेंट मेरी ऐसी होनी चाहिए जो कि मेरे पास लिक्विड हो। सही है, तो एक तरफ मैं कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट कैश एक्चुअल में मेंटेन कर रहा हूँ और दूसरी तरफ में मेरे पास लिक्विड एसेट्स भी मेंटेन होने चाहिए। एवरी बैंकिंग कंपनी शैल मेंटेन इन पाकिस्तान कैश, गोल्ड और unencumbered approved securities valued at a price not exceeding the lower of the cost or the current market price, an amount which shall not be the close of the business on less than such percentage as may be specified by the State Bank of Pakistan। अच्छा, तो इसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या करा हुआ है? मार्च 8 2018 को स्पेसिफाई किया हुआ है प्यारे बच्चों, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 1029 ऑफ द बैंकिंग ऑर्डिनेंस, सेक्शन 29। अगर इस सर्कुलर को हम देखें, इस सर्कुलर में हम देखें तो एसएलआर का जो रेट है इस वक्त वो 19% चल रहा है। सही है, एसएलआर का जो रेट चल रहा है, स्टैट्यूटरी कैश रिजर्व मेंटेन अंडर सेक्शन 36, ऑल द प्रेजेंट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लिक्विड एसेट एट द रेट ऑफ 19% of their total demand liabilities and the time deposit with a tenure of less than 1 year। तो इसका मतलब है जो ऊपर वाली लाइबिलिटी निकाली थी उसी का 19% आपने मेंटेन करना है। टेन्योर मींस ओरिजिनल फिक्स्ड टर्म। अच्छा, एप्लीकेबल लाइबिलिटीज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एसएलआर, वही वाला सर्कुलर है जो हमने चेक करा था, वही वाला सर्कुलर जो हमने एनेक्जर ए में ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया था, एनेक्जर ए में ऊपर पढ़ लिया था। और इसकी भी कैलकुलेशन कैसे होगी? फॉर मेंटेनिंग एसएलआर, जो मेरा रिजर्व मेंटेनेंस पीरियड होगा ड्यूरिंग द फोर्टनाइट स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे एंड एंडिंग ऑन द थर्सडे ऑफ द सब्सिक्वेंट वीक। सही, तो फ्राइडे को स्टार्ट होगा, 2 हफ्ते बाद जो थर्सडे आ रहा होगा उसको एंड हो रहा होगा। फ्राइडे के दिन आपकी जो डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ होंगी, जो ऊपर एनेक्जर ए में मैंने आपको पढ़ाया, वो लाइबिलिटी सारी मैं ले लूँगा फ्राइडे के क्लोजिंग वर्किंग डे को। वो जो अमाउंट आएगी उसका 6% मैंने अगले 2 हफ्ते तक जितना भी मेंटेन करते रहूँ, मेरा ऑन एवरेज 6% मेंटेन होना चाहिए। हर दिन 6% नहीं होना चाहिए, मैं 12 दिन क्यूमुलेट करके मैं हर दिन 5-5 रुपये करूँ, आखिरी दिन में 500 रुपये की अमाउंट डालूँ ताकि मेरा एवरेज 6% बन जाए, कंप्लाइंट है। सही है, लेकिन आपका मिनिमम 4% से कम डेली बेसिस पे एक 4% की रिक्वायरमेंट है। सही, वो वहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे वो कह रहा है आपका 19% मेंटेन होना है, तो जो भी अमाउंट आ गया अगले 2 हफ्ते तक आपने 19% तक आपकी इन्वेस्टमेंट लिक्विड एसेट्स पे होनी चाहिए। लिक्विड एसेट्स क्या है? कैश, बैलेंस विद एसबीपी, पीएलएस टर्म डिपॉजिट अकाउंट, बैलेंस विद द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये वही बैलेंसेस है जो ऊपर पढ़ चुका हूँ। एक एडिशनल चीज आ रही है, अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। सही है, जो ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, इसके अंदर मेरे पास पीआईबीज और टी बिल्स आ जाती हैं, फेडरल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं। इसके ऊपर भी मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, इसके ऊपर भी मैं कर सकता हूँ। अच्छा, तो अगर आप एनेक्जर ए देखें तो एनेक्जर ए मोर और लेस वही है हमारे पास। एनेक्जर बी अगर मैं देखूं अप्रूव सिक्योरिटीज, तो मेरे पास अप्रूव सिक्योरिटीज क्या है? ट्रेजरी बिल्स हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है, जीओपी जारा सुकूक है, एनआईटी के यूनिट्स हैं, और मेरे पास रुपी ऑब्लिगेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी हुई है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी हुई, तो ये आपकी लिक्विड एसेट के लिए बिल्कुल तस्वुर किए जाएंगे। तो एक तरफ कैश भी मेंटेन करना है और दूसरी तरफ आपने अप्रूव सिक्योरिटीज का मतलब है कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके अलावा आप कैश में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, बिकॉज कैश से ज़्यादा तो लिक्विड एसेट कुछ नहीं होता, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कैश के पास, या जो उसका एजेंट है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, वहाँ पर भी पैसा जमा करवा सकते हैं, वो भी लिक्विड एसेट की डेफिनेशन में पूरा उतरेगा। आखिरी प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट की, जो कि कंपैरेटिवली बड़ा आसान है। एट द एक्सपायरेशन ऑफ द ईच कैलेंडर ईयर एवरी बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय इट
shall prepare balance sheet P&L on the last working day of the year in the form second schedule और as near thereto as circumstances admit। करंटली हमारे पास C2 का फॉर्मेट एप्लीकेबल है और IFRS फॉर्मेट का भी हमने फिलहाल डेफर कर दिया है। मैंने आपकी लर्निंग के लिए चीज़ सर्कुलर्स वगैरह ऐड कर दिए हैं, बिकॉज नॉर्मली अगर आप बैंक ऑडिट कर रहे हैं तो आपके लिए काम आएगा प्यारे बच्चों। ये हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स है हमारे पास, और इन्हीं बैलेंस शीट का आपने ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऑडिट किससे करवाना पड़ेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना पड़ेगा, उस ऑडिटर से जिसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पैनल पर नाम आ रहा है और उसकी एक सेटिस्फाइड रेटिंग आ रही होगी हमारे पास। और अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कैटेगरी ए की फर्म आ रही है, इसमें फर्गसन का नाम आ रहा है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑडिटर है। अगर इसी तरीके से आप देखें यूसुफ आदिल आ रहा है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हम ऑडिटर है। ये तो पूरी कैटेगरीज भी मैंने आपको इसके अंदर इंक्लूड कर दिए, ताकि इनकेस अगर आपको कोई लर्निंग वगैरह करनी हो मजीद तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। जो ऑडिटर अपॉइंट होगा शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एंड शेल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर। 3 साल के लिए बैंकिंग कंपनी का ऑडिट करूंगा, कोर्ट कहता था 5 साल बाद, ये कहता है 3 साल प्यारे बस। इसका मतलब है कौन प्रिवेल करेगा? बैंकिंग ऑर्डिनेंस आपका प्रिवेल करेगा, सही है। तो बैंकिंग ऑर्डिनेंस में बैंकिंग कंपनी में 3 साल बाद आपका ऑडिटर चेंज हो जाएगा। अच्छा, 3 साल से पहले चेंज नहीं हो सकता। अगर 3 साल से पहले आपने चेंज करना है तो आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेटिस्फाई नहीं है आपकी परफॉर्मेंस से, तो वो ये हरकत कर सकता है, आपकी अपॉइंटमेंट को रिवोक कर सकता है, आपकी कैटेगरी को डाउनलोड कर सकता है, ए से बी में ला सकता है, बी से सी में ला सकता है, और आपका नाम पैनल से हटा सकता है फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years। और अगर आप देखें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी हरकत कुछ फर्म्स के लिए करी हुई भी है। कावी एंड कंपनी, यहाँ पे इसको अगर देखें, फर्म लिस्टेड कैटेगरी सी हैज़ बीन डी लिस्टेड फ्रॉम द पैनल विद द इमीडिएट इफेक्ट। तो एक पैनल में नाम आ रहा था, उसको इमीडिएट बेसिस पे हटा दिया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स है। ये हमारे पास बैंकिंग ऑर्डिनेंस प्यारे बच्चों बहुत क्विकली, बहुत डिटेल में और बहुत ज़्यादा क्लासेस में हमने इसको रेगुलर बैच में कवर किया हुआ है। लेकिन जो मैंने आपसे वादा किया था कि हमारा हर वीकली टारगेट जो होगा उससे रिलेटेड मैं एक अच्छी वीडियोस बना सकूंगा। अगर हैंडआउट्स वगैरह और मजीद चाहिए होंगे, इलस्ट्रेशंस वगैरह और मजीद चाहिए होंगे, तो ये कंप्लीट हैंडआउट है बैंकिंग ऑर्डिनेंस का। इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें कवर हैं प्यारे बच्चों। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। लेक्चर पसंद आए फीडबैक क्लास में कीजिएगा। थैंक यू।